हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास है। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम क्या है, कल जो हमने पढ़ी थी संविधान की मांग में कुछ फैक्ट भी पढ़े थे हमने और उद्देश्य प्रस्ताव को हमने देखा डिटेल से। और उसी कड़ी में आज हम लेकर आ रहे हैं कि जैसे कि संविधान की समितियां बनी थी, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जैसे ये समितियां दे दिया जाएगा और आपके आगे नाम लिखा रहेगा, उसमें आपको मैच करना होगा कि उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है आपके प्री में आ सकते हैं, ठीक है। और आपके जो है इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कभी कभी जो है इम्पॉर्टेंट समितियाँ जो हैं, जैसे प्रारूप समिति है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर। लेकिन प्रारूप समिति में सिर्फ अम्बेडकर ही नहीं थे, कुछ और भी सदस्य थे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि और कौन कौन से सदस्य थे। हालांकि प्रारूप समिति हम लोग क्या है देखेंगे अभी नेक्स्ट में, लेकिन अभी हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले मैं आज एक शेर बोलूँगा। अब तक हमने बहुत सारे, मैं अक्सर यही करता था कि मोटिवेशन कोट बोलता था आने के बाद, लेकिन आज एक शेर बोलूँगा तो थोड़ा अर्ज कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा नहीं है, ठीक है, और मैंने खुद से नहीं लिखा है, दूसरे का है, तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई लेखक वेखक तो हूँ नहीं। तो ये है कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। मेरे दिल के मकां पर इस कदर कब्जा किया इसने कि किराया भी नहीं देता और खाली भी नहीं करता, ठीक है। तो कैसा लगा शेर? अगर अच्छा लगा हो तो क्या है वीडियो को शेयर के लिए शेयर कीजिएगा। और आप लोग स्टडी तो कर ही रहे हैं ना। तो भैया यूपीएससी के लिए ठीक इसी प्रकार से आपके दिल में जगह होनी चाहिए कि भैया यूपीएससी अगर चली यहाँ से तो फिर नींद नहीं आएगा। तो ठीक है, इसी के साथ क्या है हम लोग क्या है क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि संविधान समितियां, जो कि 8 बड़ी समितियां हैं इसमें और अन्य क्या है छोटी छोटी समितियां हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि समितियां आखिर होती क्या हैं? कमिटीज़, जिसको हिंदी में हम कमिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, जैसे कि आज हमारे यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे मंत्रालय हैं, मतलब जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री अलग है, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय अलग है, कृषि मंत्रालय अलग है, और कोयला मंत्रालय अलग है ना, पेट्रोलियम अलग है, रक्षा मंत्रालय अलग है, गृह मंत्रालय अलग है। तो मुझे ये बताइए कि ये सारे मंत्रालय अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? बताइए, क्या एक ही में मंत्रालय सब करके काम नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। लेकिन क्या है, अगर मुझे बताइए क्या यहाँ पर खिचड़ी बनाना, जैसे अगर हम खिचड़ी बनाने पर आ जाएं, ताहरी जिसे बोलते हैं, कई क्षेत्रों में ताहरी बोलते हैं, कहीं पर खिचड़ी बोलते हैं ना, तो सबका अपना अपना रहता है। तो खिचड़ी बनाना हो भैया तो सब कुछ एक ही में डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए और मसाले डाल दीजिए, कुछ और एक्स्ट्रा में डालना हो तो डाल दीजिए, मटर डाल दीजिए, मतलब जो भी आए मन में डाल दीजिए, सब बन गई तहरी रेडी, उसमें कुछ करना नहीं है। अब तहरी में ये मुश्किल हो जाता है, क्या इसमें बता नहीं पता साला कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे हम लोग, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत बना रहता है। तो इसी प्रकार से अगर हम सारे मंत्रालयों को एक में कर दें तो ये कन्फ्यूजन बन जाएगा कि यार ये वाला काम कौन किया था, ये वाला कौन काम किया था, इसका हिसाब कहाँ पर है, ये पर रजिस्टर कहाँ पर है, ये काम हुआ कि नहीं, इतना बजट इस पर पेश हुआ था, क्या हुआ। जब अलग अलग मंत्रालय हम बना देते हैं तो सब मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी जाती है कि अगर इस संबंध, जैसे अगर हमने रेलवे मिनिस्ट्री को कोई काम दिए कि भैया यहाँ पर इस वर्ष जो है 100 नई रेलवे चलानी है और आपका रहा ये बजट, तो वो मिनिस्ट्री क्या करेगा, जो रेलवे मंत्रालय है स्पेशली, तो वो अपना काम अच्छे से करेगा। 100 रेलवे, मतलब 100 रेलवे निकालेगा, उसका टारगेट है। अगर नहीं भी निकाल पाता है तो जो भी प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वो क्या है ऑडिट करता है, वो लेखा जोखा करता है और मंत्रालय को फिर मेन गवर्नमेंट संसद में अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि भैया इस कारण से ये नहीं हो पाया, या फिर हुआ तो कितना पैसा बच गया है, या फिर और कुछ पैसे और मिल जाते तो हो पाएगा। जो भी समस्या रहेगी तो वो पूरी जिम्मेदारी उस मंत्रालय की रहती है। मीन्स उस रेलवे से संबंधित सारे काम रेल मंत्रालय देखेगा, पेट्रोलियम से संबंधित सारे काम पेट्रोल मंत्री देखेगा। ऐसे रक्षा मंत्रालय से आप देखेंगे तो सारे काम रक्षा मंत्री जो है डिफेंस से रिलेटेड जितने काम है वो दिखता है। यानी छोटे छोटे मंत्रालय क्या है सहायता के लिए मतलब बनाए जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो और काम को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके काम को, ठीक है।
तो इसलिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनाई जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार संविधान में भी, क्योंकि संविधान बन रहा था तो संविधान कोई छोटी मोटी चीज़ तो थी नहीं यार। जिस चीज़ को बनने में अगर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हो, लगभग 3 साल का दिन अगर लगा है, तो आप मुझे बताइए क्या वो छोटी चीज़ थी? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इतनी बड़ी चीज़ बन रही है, मतलब एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कानून है जो पूरे देश को चलाएगा, तो उसको सोच समझ के बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो उस समय क्या हो रहा था कि जो विभिन्न काम थे सबको एक्सपर्ट को सौंपे गए कि भैया ये वाला काम आप देखिएगा और ये वाला काम आप देखिएगा। तो संविधान में यही काम थोड़ी ना था कि संविधान सिर्फ लिखना, उसमें प्रशासन भी तो साथ में चल रहा था कि देश की व्यवस्था भी तो चलानी थी उस समय। तो वो क्या है, सबको मंत्रालय ऐसे ही बांटे गए थे, समितियां बनाई गई थी विभिन्न, ताकि क्या है काम को सही तरीके से किया जा सके और उनको जिम्मेदारी दी जा सके। तो ऐसे ही 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। तो हम सबसे पहले बड़ी समितियों को देखेंगे। बड़ी समिति में जैसे कि पहली समिति की मैं बात करूं, संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे JLN मीन्स जवाहरलाल नेहरू। इतना तो शॉर्ट में जानिए भैया, इनको प्यार से क्या बोलते थे? चाचा नेहरू। अब कौन बोलता था मुझे नहीं पता, हालांकि अच्छे इंसान थे, आई नो दैट, ठीक है, ये अच्छे व्यक्ति थे। ये बच्चों को बहुत मानते थे अपने मीन्स मजाक नहीं है, ठीक इंसान थे, मैं जस्ट जोक सपाट कर रहा हूँ। मतलब बच्चों को मानते थे, अपने बच्चों को तो मानते ही थे और भी बच्चों को मानते थे, ठीक है। और दूसरी बात कर दूँ, संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? JLN मतलब जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर मैंने ऐसे मार्क कर दिए, तो मीन्स ये सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना। तो संघीय संविधान के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ऐसे अगर हम प्रांतीय संविधान की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी थे। सरदार पटेल का नाम सुना होगा ना, क्योंकि हम लोग अभी आगे स्टोरी सब सुनेंगे कि कैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर को मिलाया गया है भारतीय संघ में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी उस समय, इनको ज़बरदस्ती मिला गया, ये लोग मिलने के लिए राज़ी नहीं थे भारतीय संघ में। तो ये अभी कुछ दिन बाद हम क्या है इस पर क्लास लेने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो पटेल का भैया बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारा भारत संघ आज आपको दिख रहा है कितनी सारी स्टेट्स हैं, तो इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है इस संघ को बनाने में। और चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई से पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी संविधान में, तो वो थी प्रारूप समिति, और उसके अध्यक्ष थे अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि भैया मैं तो उन्हें भगवान मानता हूँ और आपको भी मानना चाहिए, क्योंकि आप संविधान जब पढ़ेंगे, मैं आगे जब सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि आखिर अम्बेडकर को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया संविधान में। तो ये सारी चीज़ें जब मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो आप भी उनको इतना ही सम्मान देंगे जितना सब जो जानते हैं वो तो देते ही हैं, ठीक है। तो आप भी उनको उतना सम्मान देंगे, क्योंकि भाई ही एक्चुअली डिजर्व्स द ऑनर, ठीक है, ये हैं भाई उस लायक। और 5वीं बात अगर हम करें तो FR लिखा मैंने, फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ट्राइब्स मीन्स जनजातियों के लिए। इन तीनों से रिलेटेड मामले को भी कौन देखता था? पटेल जी ही देखते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही देखते थे। और 6वां बात करी तो प्रक्रिया नियम समिति कौन देखते थे? राजेंद्र बाबू, बिहार वाले ऐसे बोलते हैं राजेंद्र बाबू। तो राजेंद्र प्रसाद जी कौन है? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। और अगर 7वीं हम बात करें तो राज्यों के लिए समिति थे JLN, तो राज्यों के लिए भी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को ही समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। और ऐसी ही 8वीं बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ये रही 8 बड़ी समितियाँ आपकी। देखिए आज की क्लास जो है बहुत सारी कंसेप्चुअल नहीं है, आज तो देख रहे हैं आप लोग फैक्चुअल है। इसमें बताइए मैं क्या डिस्कस करूँगा, मैं क्या चीज़ें समझाऊँगा। जब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लायक आती है तो मैं उस पर खुद ही एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ताकि बच्चों को सुनने में क्या है अच्छा लगे, उनका एक ब्रॉड माइंड क्या है विकसित हो उस खास करके टॉपिक पे। अगर कभी वो मेंस में क्वेश्चन आता है तो उस पर क्या है वो अच्छे से राइटिंग मतलब कर सके, ठीक है। तो जहाँ पर डिस्कसिंग की चीज़ें होंगी तो वहाँ बताऊँगा, लेकिन क्या है कुछ चीज़ें रटने भी पड़ेंगी आपको, और रटना उतना नहीं है जहाँ मुझे खुद रटना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। हालांकि UPSC में उतना रटने के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन प्री की दृष्टि से अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि UPSC में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समितियाँ दी जाएंगी और उनके सामने ये क्या है अध्यक्षों के नाम दे दिए जाएंगे,
और आपको मिलान करना रहेगा कि भैया बताइए इस समिति के अध्यक्ष कौन है, इस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो मिलान करने में क्या है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे और प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखते हैं हम अन्य छोटी समितियाँ जो हैं। तो अन्य छोटी समिति बहुत सारी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा आपको जानना चाहिए तो वो मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर 6 मैंने जो देखी वो ये हैं कि वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी जी, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, यहाँ पर देखिए जो मैं फंडामेंटल राइट्स अल्पसंख्यक और ट्राइब्स के लिए जो मैंने बताया था कि पटेल जी हैं, तो यहाँ पर इनके अंदर भी 5 उप समितियाँ बनाई गई थी। मतलब समितियों के भी अंदर छोटी छोटी समितियाँ बनाई गई थी जिन्हें उप समितियाँ बोलते थे। तो 5 उप समितियाँ बनाई गई थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है पटेल जी को, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जैसे कि संविधान सभा के कार्यों की समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, जीवी मावलंकर जी, ठीक है। जीवी मावलंकर कौन है बताइए जरा, जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर में समझते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर जी। मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, स्पीकर जिसे बोलते हैं, लोकसभा के स्पीकर कौन है, ज़रा कमेंट करके फटाफट बताइए मुझे, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहला लोकसभा का स्पीकर कौन था, सबसे पहला स्पीकर लोकसभा का कौन बना था, वो भी कमेंट करके आप ही बताइए मुझे। और चौथी बात कि प्रारूप संविधान की जांच, जो प्रारूप समिति बनी थी, जो उन्होंने संविधान पेश किया था बना के, तो उसकी जांच करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, JLN जवाहरलाल नेहरू जी थे। और 5वीं थी कि नागरिकता पर तदर्थ समिति, तदर्थ मीन्स टेम्परेरी, ठीक है, जो उस काम के पूर्ण होते ही उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो नागरिकता पर तदर्थ समिति कौन थी, S बरदाचारी। और 6ठी थी भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे समिति के, SK डॉर, ठीक है। तो ये रही आपकी 8 बड़ी समितियाँ और कुछ छोटी समितियाँ। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रारूप समिति में कौन कौन थे इसके और सदस्य, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस रहता है पूछने का। तो हम इसके बाद प्रारूप समिति को देखेंगे। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बोले थे कि 8 बड़ी समिति हम देख चुके थे। अब उसमें थी, उसी 8 बड़ी में से थी एक प्रारूप समिति आपकी, ठीक है। तो उसी प्रारूप समिति को हम थोड़ा और डिटेल से देखेंगे तो उसके अंदर कितने सदस्य थे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रारूप समिति सबसे पहले 29 अगस्त 1947 को बनी, ठीक है, समिति बनी है, अभी प्रारूप नहीं बना है, समिति सबसे पहले। अब ये इसी बात पर हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर प्रारूप मीन्स क्या होता है। प्रारूप मीन्स अगर इंग्लिश में बोल दे तो फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट समझते हैं ना। जैसे अगर कोई चीज़ का फॉर्मेट बनाओ, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप घर बनाने, मतलब कोई घर बनवाना है आपको, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, इंजीनियर्स को क्या है भाई बोलते हैं कि एक मैप बनाइए जो है, हमें ऐसा ऐसा घर चाहिए, हमारे पास इतना क्षेत्रफल है, इतने कमरे चाहिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट रहती है आप बोलते हैं कि हमें यहाँ पर एक थोड़ा लॉज चाहिए, यहाँ पर मुझे गाड़ी करनी है, और यहाँ पर मेरा बालकनी होगा, यहाँ पर क्या है गार्डन चाहिए मुझे। तो ये सारी चीज़ें आप क्या है इंजीनियर को डिटेल में बताते हैं। तो वो आपके क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है सारी चीज़ें डिज़ाइन करता है और आपको एक फॉर्मेट देता है कि भैया ये रहा आपका डिज़ाइन बन के तैयार है, आप देख लीजिए, अगर ये फार्मेट आपको पसंद आता है तो ठीक है, वरना हम कोई नया फार्मेट फिर से बनाएंगे। तो फार्मेट मीन्स क्या हुआ, मतलब एक बताते हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें भविष्य में बनने वाली हैं, ठीक है। तो सब जैसे ही नक्शा आपको इंजीनियर देता है तो बाद में देखते हैं ठीक वैसा ही घर बन के बाद में रेडी होता है जैसा कि नक्शे में पहले ही इंजीनियर ने बताया था। तो ठीक उसी प्रकार से जो प्रारूप समिति थी वो यही डिसाइड करती थी कि आखिर घर मतलब ये बिल्डिंग मतलब ये संविधान बाद में कैसा होगा, ये वैसा ही हुआ ठीक जैसे कि ये नक्शा, मतलब ये संविधान का नक्शा एक तरह से बना रहे थे, मैप बना रहे थे कि ये आखिर संविधान कैसा होना चाहिए। तो ये थी प्रारूप आपकी, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रारूप समिति जो फॉर्मेट बना रही थी संविधान का, तो वो किस समिति कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947 की। तो इसमें जो बात ये है कि इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य में आप जैसे कि मैंने बताया कि पहले सदस्य हो गए डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि यही इस समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और दूसरे थे N गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है।
और तीसरे थे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, पाँचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, और छठवें थे एन माधव राव, जो कि एन माधव राव बाद में आए हैं। पहले कौन थे? बी.एल. मित्र की जगह ली है, तो बी.एल. मित्र मीन्स पहले थे और एन माधव राव बाद में आए हैं। कुछ बात हो गई होगी, निकल गए होंगे। और टी.टी. कृष्णाचारी जो डी.पी. खेतान की जगह पर आए थे, ये टी.टी. कृष्णाचारी, यानी पहले डी.पी. खेतान जी थे, लेकिन इनकी बाद मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो इनकी जगह पर कौन आ जाते हैं? टी.टी. कृष्णाचारी आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये बात हुई, जैसे कि मैंने बताया कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य, और ये 7 सदस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनको याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है, जो कि मैं एक अपने तरफ से बना के लाया हूँ, तो वो ये है, जैसे कि एक तो ट्रिक ये हो सकती है कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे अम्बेडकर को तो आप जान रहे हैं, इनको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं, तो समझ रहे हैं आप कि हाँ भाई प्रारूप समिति के तो अम्बेडकर अध्यक्ष थे, ठीक है। अन्य को देखें तो सब में देखिए आप कृष्ण के नाम से चीज़ें आ रही हैं, जैसे गोपाल, गोपाल किसका नाम था? कृष्ण का, ठीक है। कृष्ण स्वामी, ये भी कृष्ण का। के.एम. मुंशी, ठीक है, तो के आ गया, तो यहाँ पर भी आप कृष्ण समझ सकते हैं। और इसको मान लीजिए सैयद मोहम्मद को हटा दीजिए, यहाँ पर देखिए माधव, माधव कृष्ण को कहा जाता था। कृष्णाचारी, ये भी कृष्ण। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम नामों क्या है? कृष्ण का जिक्र आया है। तो एक ये ट्रिक रहती है, अगर कहीं भी आपको प्री में एग्जाम्स में आ जाता है कि आप बताइए कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, तो आप कृष्ण के नाम से अगर कोई नाम मैच करेगा तो समझ लेना कि वही प्रारूप समिति के सदस्य लोग हैं, ठीक है। अब एक ट्रिक जो मैं अपनी तरफ से बनाया, जो अच्छा ट्रिक है, आप ये मान सकते हैं, वो ये मैंने बनाया था कि बना के क्यों दीवाना, बना के क्यों दीवाना नहीं है, बना के नष्ट, ये ए है, ठीक है, ये ए है, बना के नष्ट, NST, बना के नष्ट, ये है ट्रिक इसकी। इसमें देख रहे हैं 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 सदस्य भी हैं इसमें। तो बी से आ गया B.R. अम्बेडकर, ठीक है। एन से आ गया एन गोपाल स्वामी अय्यंगर, ठीक है। ए से आ गया आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, और के से आ गया के.एम. मुंशी, और एन से आ गया यहाँ पर देखिए एन माधव राव जी, और एस से आ गया सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो एस से, और टी से आ गया टी.टी. कृष्णाचारी। तो देख रहे हैं कितना अच्छी ट्रिक है, यहाँ पर सारे नाम इनमें आ गए हैं बना के नष्ट करने वाले ट्रिक में। तो यहाँ पर ट्रिक याद कैसे होगी बना के नष्ट, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्रारूप समिति कब तक बनी थी, कि चलो भाई जो है प्रारूप समिति बनी। अब प्रारूप समिति का काम कौन था? फॉर्मेटिंग करना था, उसकी फॉर्मेट बनाना था संविधान का। अब यार जब फॉर्मेट बन जाता है, जैसे कि इंजीनियर ने आपको नक्शा दे दिया और आपने इंजीनियर को पैसा दे दिया, मीन्स आपको नक्शा पसंद हुआ तो आपने पैसा दे दिया, तो इंजीनियर क्या है अपने घर पे चला गया, यानी अब तो उसका काम ख़त्म हो गया ना। तो वैसे ही जब इन्होंने फॉर्मेट बना के दे दिया, यानी पहले तो बना, फिर बाद में बना के फिर क्या हुआ, नष्ट कर दिया। तो बना के क्या हुआ, जब फॉर्मेट जब पूरी संविधान बन गई तो फिर क्या है, फिर प्रारूप समिति का क्या काम है, तो नष्ट कर दिया ही जाएगा। तो उसी प्रकार से पहले बना और फिर बना के क्या मतलब, पहले बना के फिर नष्ट कर दिया, तो बना के नष्ट इसकी ट्रिक हो गई। 7 मतलब प्रारूप समिति को याद करने का। भैया इससे बेस्ट ट्रिक मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी मैं आपको बता देता हूँ प्रारूप समिति पे। तो पहली प्रारूप समिति प्रकाशित कब हुई थी, तो वो थी फरवरी 1948 में हुई थी। इसमें 8 माह का समय दिया गया, ठीक है। प्रारूप समिति देख रहे हैं, 8 माह का समय पहले जब पहली बार प्रारूप समिति बनी, मतलब प्रारूप जब पहली बार प्रकाशित हुए, जो फॉर्मेट पहली बार बना, तो उसमें 8 महीने का समय दिया गया संविधान सभा को, ताकि आप लोग इस पर सोच विचार लें, कोई आपत्ति हो, कोई संशोधन करना हो तो चीज़ें बता दीजिए। तो इन्होंने 8 माह का समय दिया संविधान सभा को। तो भैया उस समय का संविधान सभा ने यूज भी किया और इसको असफल बना दिया। मीन्स उसमें बहुत सारी इनको जो लगा त्रुटियाँ थी, बहुत से लोग नाराज़ हो गए कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए, तो उसको दफ़ा कर दिया, भैया नहीं मानते। फिर दूसरा प्रारूप बनाया गया, वो कब पेश मतलब कब प्रकाशित हुआ, वो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ और वही जाके फाइनल हुआ, ठीक है। और दूसरी बात, दोनों प्रारूप बनने में कितने समय लगे थे, तो वो 6 माह से कम लगा था, ठीक है। 6 माह से कम, ऐसा बोल रहे 6 माह से कम, जैसे कि बहुत कम लगा है, ठीक है।
6 मास थोड़ा बहुत ही कम लगा था, मतलब लगभग 6 माह का समय लगा दोनों प्रारूप बनाने में। सिर्फ सोचिए, सिर्फ संविधान का फॉर्मेट बनाने में इतना लग गया। और बैठक, सिर्फ प्रारूप बनाने में कितनी बार बैठक को देख रहे हैं, 141 बार बैठक, मजाक नहीं है, 141 बार बैठक हुई है, तब जाके सिर्फ प्रारूप बन पाया, मीन्स हमारे संविधान का फॉर्मेट बन पाया था। तो साथियों, कैसी लगी क्लास आपको? अगर अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। तो भैया मैं तो सारी चीज़ें डीप में ही पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी के लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ और स्टेट पीसीएस के लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं है, ठीक है। आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, मैं तो सारी क्लासेस डाल के, भैया जिसको लगेगा, जिसके लिए यूज़फुल होगा, जो बच्चा वाकई में क्या है वो ज़रूरतमंद होगा, वो असल में वो पढ़ेगा और क्या है पढ़ेगा और चीज़ों को समझेगा और एग्ज़ाम्स में भी देखा। मैं तो बोलता हूँ अगर चीज़ों को चेक करना है ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस उठाइए और आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यही है बस भैया। और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या करूँ, सीने फाड़ के दिखा दूँ कि चीज़ें सही हैं कि नहीं गलत हैं, बस वही कर सकता हूँ ना यार। कि आप क्या है पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, चाहे आप स्टेट पीसीएस की उठा लीजिए, चाहे यूपीएससी की उठा लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट कीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन है, आपने बताया था कि हो जाएगा लेकिन नहीं हो रहा, तो वैसे मैं उस पर मतलब बोल सकता हूँ कि हाँ भैया आपने सही कह रहा है यार, मैंने तो गलत पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो यार इसीलिए बोलता हूँ, तो थोड़ा ट्रस्ट बना के रखिए, चीज़ें आपको बिल्कुल 100% जेन्युइन दी जा रही हैं। जितना डीप में हो सकता है उतनी मैं डीप में चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं पिछले जितने वीडियोस पढ़ा हूँ, सबसे पहले जाकर उन सारी वीडियोस को देखिएगा आप, और उन वीडियोस को देखने के बाद क्या है फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ भैया भी आप क्वेश्चन मत कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व होने वाले हैं, आपसे 2-4 वीडियो पढ़ लिए। मुझे पता है कुछ नए बच्चे आते हैं, जैसे बीएससी की तैयारी करने के लिए शुरू करी, 2-4 वीडियो कहीं से पढ़े और तुरंत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1-2 से उठाए और हो गए सिलेंडर वहीं पर। कहाँ साहब हम तो एकदम बलंडर हो गए। तो भैया बलंडर तो होना ही था, क्यों गए थे क्वेश्चन देखने? कुछ तैयारी की नहीं जाना चाहिए था ना, पहले कुछ तैयारी कर लो यार कम से कम। जैसे अगर मैं पोल्टी क्वेश्चन अगर आप उठा रहे हैं, कम से कम पोल्टी पे आपकी 100% पकड़ होनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चन उठाइए। वरना क्या है, डीमोटिवेट होकर चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं होने वाला। मैं तो पहले ही बोल रहा था यूपीएससी इतना टफ है, तो होगा ही टफ, क्यों गए थे वहाँ पर? मैं तो बोल रहा हूँ ना, पहले आप तैयारी कीजिए अच्छे से और फिर क्वेश्चन उठाइए, और नहीं होता तब मुझे बताइए कि हाँ सर आपने क्या बोला था, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली, अब क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझसे, तब बोलिएगा। और यार एक चैप्टर पढ़ लिए और चले गए क्वेश्चन लगाने, कहाँ से आए भैया? एक चैप्टर से होगा यूपीएससी? बताइए मुझे, एक चैप्टर से होगा? इतना आसान होता सब नहीं कर लेते? तो थोड़ा समझिए, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा, ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है कि आज 2-4 महीने तैयारी किए फटाक से होगा यूपीएससी में। छोटा मोटा तो यार ग्रुप डी एसएससी में नहीं हो रहा है, तो आप यूपीएससी कैसे कर लेंगे बताइए? तो थोड़ा समझिए, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, और उतना मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। तो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जा क्या है आपका एक सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। तो यार घबराइए मत, बस लगे रहिए, ठीक है। सिलेक्शन आज नहीं तो कल होगा यार, कहे ना श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, यदि कर्म में है सच्चाई तो फिर कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो साथियों इसी के साथ क्या है, हम क्लासेस को एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।